नमस्ते दोस्तों। हमारी आज की कहानी में ऑफिस से लेट लौटती एक लड़की का है जो उसका पीछा एक रहस्यमयी छाया करने लगती है, जो उसे एक पुरानी फैक्ट्री तक खींच ले जाती है। वहां उसे पता चलता है कि ये छाया रात को देर से निकलने वालों को चुनती है और अब वो भी उसकी निगरानी में है। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। रात की हवा उस तरह की थी जिसे कोई अपने दुपट्टे में भी लपेटना न चाहे। कुछ ठंडी, कुछ कटी-फटी और कुछ ऐसी जैसे किसी पुरानी फाइल से उड़कर निकले कागज का किनारा जो चुपचाप आपकी गर्दन से छू जाए। आर्या ऑफिस की 7वीं मंजिल से नीचे उतर रही थी। देर हो चुकी थी। बाकी फ्लोरों पर कंप्यूटर बंद पड़े थे, जैसे छोटे-छोटे किवाड़ जिनमें किसी का शक छिपा हो। पूरा बिल्डिंग नीली रोशनी में लिपटा था और हर लिफ्ट का आईना उसके थके चेहरे को थोड़ी दया, थोड़ी चेतावनी और थोड़ी उदासी के साथ लौटा रहा था। आज काम ज्यादा खिंच गया था। टीम लीड ने कहा भी था, जाना है तो जाओ, लेकिन रिपोर्ट कल सुबह चाहिए। और वो वही थी, समय पर काम देने वाली, लेकिन आज समय ही उसके खिलाफ खड़ा था। नीचे रिसेप्शन पर सिर्फ एक गार्ड बचा था। उसकी आंखों में अजीब सा घेरापन था, जैसे रात का कोई टुकड़ा उसमें रह गया हो। मैडम, इतनी रात अकेले? उसने पूछा नहीं, फुसफुसाया। आर्या बस मुस्कुरा दी। बस स्टॉप पास ही है, पहुंच जाऊंगी। गार्ड के चेहरे से जैसे मुस्कुराहट ने इस्तीफा दे दिया। आज सड़कें शांत नहीं हैं। आर्या ने बात आधी सुनी आधी नजरअंदाज कर दी। शायद वो हमेशा ऐसा ही बोलता होगा। वो बाहर निकली। कांच का बड़ा दरवाजा बंद होते ही शहर की आवाजें किसी दूसरी दुनिया की लगने लगी। दूर दूर तक सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की कतार, पीली, थकी हुई और बीच बीच में झपकती हुई, जैसे किसी अनदेखे के लिए संकेत भेज रही हों। बस स्टॉप कुछ ही कदम दूर था। आर्या चलते वक्त हमेशा फोन कान में लगा लेती थी, लेकिन आज बैटरी लाल सांप की जीभ दिखा रही थी। 2%। स्क्रीन बंद हो गई। शहर अचानक और चुप हो गया। बस स्टॉप खाली था, इतना खाली कि हवा भी अपने कदमों की आहट सुनती हो। उसने घड़ी देखी। 11:47 PM। अगली बस 11:59 PM। ठीक है, उसने खुद से कहा। 8 मिनट कोई बड़ी बात नहीं, पर समय भी आज उसके खिलाफ चल रहा था। सड़क की दूसरी तरफ हल्की धुंध थी, जैसे किसी ने हवा में पाउडर घोल दिया हो। उस धुंध में एक आकृति खड़ी दिखी, फिर ओझल हो गई। आर्या ने पलक झपक कर देखा, कुछ नहीं। शायद नींद चढ़ रही है, उसने सोचा। टैक्सी भी नहीं, ऑटो भी नहीं। शहर का ये इलाका रात को हमेशा सुस्त रहता था, लेकिन आज तो जैसे सो भी चुका था। और तभी स्ट्रीट लाइट एकदम भड़ाक से बंद हो गई। पूरी सड़क पर अंधेरा किसी मैले कोट की तरह गिर पड़ा। आर्या ने तुरंत मोबाइल टॉर्च जलानी चाहिए, पर स्क्रीन ने अंतिम बार खोखली चमक दी और मर गई। अब सिर्फ सड़क की दूर दूर बिखरी रोशनी बची थी। कुछ मिनट बीते। 11:52 PM। फिर वही आकृति, इस बार धुंध से निकलकर सड़क के किनारे आई। दूर थी, लेकिन आकार साफ था। कोई लंबा, बहुत लंबा, अजीब तरह से झुका हुआ, मानो किसी ने उसे खींचकर ऊंचा कर दिया हो और रीढ़ पूरी तरह मुड़ गई हो। आर्या का दिल एक धड़कन छोड़ गया। आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। हवा अचानक ठंडी नहीं, चुभन वाली हो गई। आर्या ने पीछे हटना चाहा, पर उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए। हर कदम पर ऐसा लगा कि सड़क उसके पैरों को पकड़कर कह रही हो, रुको, देखो। उस आकृति के चलने की आवाज नहीं थी, न जमीन पर कदम, न कपड़ों की हलचल, न सांस की कोई लय, बस एक शांत रेंगती हुई उपस्थिति, जैसे रिक्त स्थान खुद चल रहा हो। आर्या ने कांपते गले से आवाज निकाली, कौन है? आकृति रुकी, सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसकी गर्दन जरूर दिखाई दे रही थी, असामान्य ढंग से टेढ़ी, मानो कोई पुरानी गुड़िया बिना जोड़ के मुड़ गई हो। और फिर उसी स्ट्रीट लाइट ने टक से दोबारा जलकर उस आकृति पर पीली रोशनी गिरा दी। आर्या की सांस अटक गई। चेहरा, वो चेहरा नहीं था, बल्कि किसी आदमी की परछाई जैसा गड्ढेदार, काला, अंदर धंसा हुआ आकार, जैसे किसी ने चेहरा मिटा दिया हो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, आकृति अचानक 2 कदम में सड़क पार करके बस स्टॉप के ठीक सामने आ गई। परछाई का चेहरा बिना चेहरा सीधे उसकी ओर झुका। आर्या पीछे हटते हटते बस स्टैंड के लोहे से जा टकराई, और तभी दूर से बस का हॉर्न गुंजा। बस की हेडलाइट सड़क पर फैल गईं। परछाई की आकृति उस रोशनी में धीरे 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 घुलती चली गई, जैसे धुआं हवा में तैरकर वापस अंधेरे में समा गया हो। बस रुकी। ड्राइवर खिड़की से झांककर बोला, मैडम, रात के इस समय यहां क्यों खड़ी हैं? जल्दी चढ़िए। बस चढ़ गई। डर अभी भी उसकी त्वचा में कांप रहा था। बस चल पड़ी। पीछे मुड़कर देखा, सड़क खाली थी, लेकिन आखिरी जलती स्ट्रीट लाइट के नीचे सिर्फ एक बात अजीब थी। 2 परछाइयां थीं, एक लाइट पोल की और एक ऐसी जो किसी के साथ आई हो,
पर किसी को दिखी ना हो। बस ने मोड़ काटा, दृश्य ओझल हो गया, लेकिन आर्या का दिल बता रहा था वो अकेले अब नहीं थी। बस के दरवाजे बंद होते ही रात बाहर किसी पुराने खजाने की तरह बंद हो गई, जिसमें डर सोया हुआ हो और आवाजें धूल में गुम। लेकिन आर्या को ऐसा लगा कि दरवाजा बंद नहीं हुआ, कुछ रह गया है। बस में मुश्किल से 5 लोग थे, सबके चेहरे थकान में डूबे हुए। सफर धीमा था, लेकिन बाहर की सड़क उससे भी ज्यादा दबे सुर में बह रही थी। आर्या सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गई, खिड़की के पास। खिड़की के कांच पर उसकी सांस हल्का सा धुआं छोड़ रही थी, जैसे शहर की किसी पुरानी गलती का निशान हो। बस के ट्यूबलाइट ऊपर से कांपते हुए जल रहे थे। हर कुछ सेकंड में रोशनी झपकती और उतने समय के लिए बस किसी अधूरी फिल्म जैसा महसूस होती, चलती हुई पर रुकी हुई भी। ड्राइवर पुराने गानों को धीमी आवाज में सुन रहा था। गीतों में एक फांक थी, जैसे कोई बीच से सुर निकालकर रख गया हो। आर्या ने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरा हिल नहीं रहा था। अंधेरे के नीचे सड़क भी कुछ थकी थकी सी लग रही थी, जैसे अभी अभी किसी भारी कदम ने उसे रौंदा हो। फिर वो एहसास, वही जो बस स्टॉप पर आया था, पीठ के पीछे किसी बुझी सांस की सरसराहट। आर्या ने धीरे से गर्दन मुड़ी। उसके ठीक पीछे वाली सीट खाली थी, लेकिन उस खाली सीट पर धूल के छोटे छोटे कण ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी ने अभी अभी वहां से उठकर कदम बढ़ाए हों। उसका दिल एक बार फिर जोर से धड़का। बस का दर्पण देखकर ड्राइवर पीछे झांक रहा था। उसकी निगाहें सीधे आर्या पर नहीं, बल्कि उसके पीछे की सीट, उस खाली सीट पर टिकी थी। आर्या ने घबराकर खिड़की की तरफ चेहरा मोड़ लिया। बस आगे बढ़ी। अंधेरा पीछे खिसका, फिर से पास आया, जैसे कुछ पीछा कर रहा हो। कुछ मिनट बाद एक अजीब चीज हुई। उसका अपना बैग, जो उसकी गोद में था, धीरे 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 एक तरफ सरकने लगा। उसने तुरंत पकड़ लिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य उंगली ने उसे छुआ था। उसने सोचा, क्या बस के झटके से हुआ? लेकिन बस उस वक्त बिल्कुल सीधी सड़क पर थी। झटका नहीं, सिर्फ एक अदृश्य खिंचाव। तभी बस में बैठी एक बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। उसका चेहरा कम रोशनी में भी कठोर दिख रहा था। वो लड़खड़ाती चाल से ड्राइवर के पास पहुंची और धीमी आवाज में बोली, इस बस में आज 3 लोग ज्यादा चढ़े हैं। ड्राइवर का चेहरा हिल गया। वो झुंझलाया, कौन? 5 ही तो बैठे हैं और आप छठी। औरत ने कांपते होठों से कहा, गिनती तुम इंसानों की कर रहे हो। बस अचानक एक छोटे से स्पीड ब्रेकर पर उछली। आर्या ने सीट पकड़ी। दिल अब अपनी धड़कनों की खिड़कियों से झांक रहा था। बूढ़ी औरत धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ी। उसकी नजरें सीधे आर्या पर टिकी थीं। और फिर वो आर्या के पीछे वाली सीट को देखती रही, बिना पलक झपकाए। उसकी आंखों में जैसे किसी गहरी खाई की परछाई थी। आर्या ने हिम्मत करके पूछा, क्या देख रही हैं? वहां कौन है? बूढ़ी औरत ने अपने होंठ भींच लिए, चेहरा और कठोर हो गया और फुसफुसाकर बोली, वहां कोई नहीं बैठा, पर किसी को वहां बैठना चाहिए। बस की रोशनी फिर झपकी, इस बार जोर से। 1 सेकंड का अंधेरा, और उसी 1 सेकंड में आर्या ने महसूस किया कि उसके बिल्कुल पास, उसकी सीट और पीछे की सीट के बीच की हवा में किसी ने बहुत हल्का सा सांस छोड़ा, जैसे कोई अदृश्य चेहरा उसके पास झुककर देख रहा हो। आर्या ने झट से आगे देखा। उसकी उंगलियां सीट को ऐसे पकड़ रही थी जैसे वो गिरने से खुद को रोक रही हो। बूढ़ी औरत ने अचानक कहा, जो तुम्हें बस स्टॉप पर मिला था वो यहां है। आर्या का दिल अपनी पसलियों पर दस्तक देने लगा। गर्दन में गर्मी दौड़ गई, फिर तुरंत ठंडा पसीना उतर आया, और इतने में बस के सबसे पीछे का शेड धीरे 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 चिर्र की आवाज के साथ खुला, जैसे किसी ने उंगली से उसे धक्का दिया हो। बस के पिछली तरफ हवा ऐसे अंदर आई मानो किसी ने बहुत पुराना कमरा अचानक खोला हो, जिसमें नमी, फुसफुसाहट और कुछ अजीब सी ठंड रहती हो। बस उस शट का चिर्र अभी भी कानों में गूंज रहा था, जैसे उसकी दांतेदार आवाज किसी के नाम को कुतर रही हो। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा। चेहरा जम गया। वो बस को धीमा करने लगा।
पीछे कौन है? आवाज कांप रही थी, जैसे कोई पुरानी लकड़ी हवा से लड़ते हुए बज रही हो। बूढ़ी औरत ने सीट पकड़ी। उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। वो धीमे से बोली, वो जो दिखता नहीं लेकिन साथ आता है, आज किसी को घर नहीं जाने देगा। आर्या ने पीछे देखा। बस की आखिरी पंक्ति अंधेरे से भरी हुई थी। उस अंधेरे में कुछ हिलता नहीं था, पर उसकी उपस्थिति इतनी घनी थी जैसे किसी ने छाया को तरल बनाकर वहां रख दिया हो। फिर अंधेरे में एक दबी हुई आह उठी, जैसे कोई बहुत गहरी जगह से बाहर निकला हो। आर्या का पूरा शरीर सिहर गया। बस की लाइटें एक बार फिर झपकी और आधे सेकंड की रोशनी में उसने कुछ देखा। पीछे वाली सीट की गद्दी पर गहरी बीली उंगलियों के निशान धीरे धीरे उभर रहे थे। 1, 2, 3, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ सीट पर रखकर खुद को उठाया हो। आर्या सांस लेना भूल गई। पीछे से एक हल्की रेंगती हुई आवाज आई, ठक ठक टक, जैसे कोई सीट की पीठ पर उंगलियां चला रहा हो। बूढ़ी औरत घबराकर आगे झुक गई। उसने ड्राइवर से कहा, बस रोक दो अभी, वरना देर हो जाएगी। ड्राइवर चिल्लाया, रात के इस हिस्से में कहीं भी नहीं रोक सकता। और तभी पीछे से धड़ की तेज आवाज आई, जैसे भारी वजन सीट पर गिरा हो। पूरी बस एक पल के लिए थम गई। आर्या ने कांपते हुए फिर पीछे देखा। इस बार एक दृश्य साफ दिखा। पीछे की आखिरी सीट पर किसी का आकार उभर रहा था, परछाई जैसा, धुंधला, थोड़ा कंधे टेढ़े और गर्दन थोड़ी ज्यादा मुड़ी हुई। अभी भी उसका चेहरा काला था, लेकिन इस बार उस छाया के भीतर 2 चमकती बिंदु दिख रहे थे, जो आंखें नहीं, कुछ और था, कुछ जो अंदर से जलता था और बाहर टपकता था। आर्या ने अपने बैग को सीने से लगा लिया। दिल इतनी तेज चल रहा था कि उसकी धड़कन सीट में भी सुनाई दे रही थी। ड्राइवर चिल्लाया, कौन है पीछे? बोलो। परछाई ने कोई आवाज नहीं निकाली। वो बस धीरे 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 सीट पर खड़ी हो गई। उसका आकार लंबा होता जा रहा था, जैसे उसकी हड्डियां आवाज किए बिना फैल रही हूं। बूढ़ी औरत ने कांपते हुए विस्पर किया, वो इंसानों की बस में नहीं चढ़ता जब तक उसे किसी की गंध न मिल जाए। आर्या का दिमाग सुन्न। वो समझ नहीं पा रही थी, क्या हुआ, क्यों, किसकी गंध? तभी परछाई का चेहरा हल्के से हिला और धुएं जैसी आवाज में एक टूटी सी फुसफुसाहट उभरी, तो आई। आर्या का खून मानो नसों से बाहर निकलना चाहता था। परछाई ने दूसरा कदम आगे बढ़ाया। उसके चलने की आवाज नहीं थी, बस एक तरह की हवा की चोट, जैसे जगह को जगह से हटाया जा रहा हो। उसने सीट की पकड़ छोड़ी और अब आइल में उतर रही थी। बूढ़ी औरत ने तुरंत आर्या का हाथ पकड़ लिया। उसकी हड्डियां बर्फ जैसी ठंडी थी। जब वो बोलता है तो वो किसी को चुन चुका होता है। आर्या लगभग रो पड़ी। पूरी बस अब एक अजीब दबी खामोशी से भरी थी। बाकी यात्री जैसे बेहोश से बैठे थे। कोई हिल नहीं रहा, कोई आवाज नहीं, जैसे किसी ने उनकी चेतना उतार कर एक थैले में रख दी हो। परछाई आयल में आकर रुक गई। उसकी गर्दन धीरे 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 आर्या की ओर घूमी और फिर उसने आवाज निकाली, आर्या, मैंने तुझे देखा था। बस का इंजन हिचकी लेने लगा। लाइटें आधी आधी बुझ रही थी। ड्राइवर घबराहट में बोला, भगवान के लिए कोई पीछे देखो, क्या हो रहा है? परछाई एकदम नजदीक थी, सिर्फ 3 सीटें दूर। और तभी बस के पिछले खुले शर से एक और आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत गहरी, अभी नहीं। परछाई मुकी। जिसने ये कहा था वो अभी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति हवा में दर्ज हो चुकी थी। बस का पिछला दरवाजा जो आधा खुला था, अब हवा से नहीं, किसी और से हिल रहा था। उसके पीछे की अंधेरी जगह ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने रात को मोड़कर उस दरार में फंसा दिया हो। वहीं से अभी अभी जो आवाज आई थी, उसमें उम्र नहीं थी, न सांसें, न मनुष्य की थकान। बस एक गहराई थी, जैसे कुएं में गिरती कोई पुरानी घंटी। परछाई, जो आइल में उतरकर आर्या की ओर बढ़ रही थी, उस आवाज को सुनकर रुक गई। उसका शरीर हल्का सा पीछे झुका, जैसे किसी ने उसके कंधे पर ठंडा हाथ रखकर आदेश दिया हो। आर्या डर से सीट से चिपक गई। उसकी उंगलियां कपड़े में खुद के नाखून दबा रही थीं। बूढ़ी औरत उसकी बांह थामे हुए थी, जैसे वो भी डर की नदी में बह रही हो और आखिरी सहारा खोज रही हो। बस में बैठे बाकी यात्री एक अजीब नींद में थे। उनकी गर्दनें ढीली, आंखें आधी खुली, मानो वे जग कर भी सो रहे हों। कोई ऐसा जादू था जो इस दुनिया का नहीं था। ड्राइवर की आवाज टूटी, कौन है पीछे? कौन बोल रहा है? लेकिन उस आवाज ने ड्राइवर को कोई जवाब नहीं दिया। ये जवाब उसने आर्या को दिया। पिछले शेड के अंधेरे से एक धीमी खड़खड़ाहट निकली, जैसे जर्जर लकड़ी पर कदम रखे जा रहे हों। चुप्पी के भीतर एक दूसरा आकार बन रहा था। धीरे धीरे उस अंधकार से अलग होकर कोई चीज बाहर उभर रही थी। पहले कंधे दिखाई दिए, पतले, अस्थियों से भरे हुए, जिन पर कपड़ा नहीं था लेकिन कपड़े की आवाज आ रही थी।
फिर एक गर्दन जो अस्वाभाविक रूप से लंबी थी, जैसे किसी ने उसे खींचकर दिन की रोशनी से दूर रखा हो। और फिर चेहरा? नहीं, वो चेहरा नहीं था, चेहरे का ढांचा था। आंखें थीं लेकिन आंखें नहीं थीं। उनकी जगह दो गहरे गड्ढे थे जिनमें धुआं उतरता और उठता था। वो आकृति बस के भीतर कदम रखकर खड़ी हो गई। परछाई जो आयल में आगे बढ़ रही थी उससे अलग लगती थी, जैसे वो इस दूसरे के आदेश पर चलती कोई परछाई हो, जबकि ये नई आकृति असली स्रोत, असली अंधेरा थी। ड्राइवर ने बस रोकने की कोशिश की। इंजन झटका खाकर बंद हो गया। लाइटें बुझकर 1 सेकंड के लिए अंधेरा लाई और उसी सेकंड में दोनों आकृतियां आर्या की ओर मुड़ी। आर्या की सांस अटक गई। बूढ़ी औरत ने फुसफुसाया, ये दोनों रास्ता खोज रहे थे। आज किसी एक को ले जाना है और ये तुम्हारे पीछे वाली सीट पर उस जगह को खाली नहीं छोड़ते। आर्या ने कांपते स्वर में कहा, किसे ले जाना है? क्यों? उसके सवाल का जवाब परछाई ने नहीं दिया, अंधेरी आकृति ने दिया। उसकी आवाज हवा से नहीं बनी थी, वो आवाज अंधेरे की अपनी भाषा थी, जो शब्द नहीं बोलता, बस मन की खिड़कियों पर धुआं बनकर उतरता है। वो कहने लगी, जब तुम थीं बस स्टॉप पर अकेले, वहां एक जगह खुली थी जो बहुत देर से किसी के इंतजार में थी। आर्या का चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि किस जगह की बात हो रही है। कौन सी जगह? उसने पूछा, और आवाज ने जवाब दिया, तुम्हारी परछाई के पीछे वाली जगह, जहां कोई नहीं खड़ा होता पर कोई खड़ा होना चाहिए। बूढ़ी औरत ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो वह दृश्य पहले ही देख चुकी हो। अंधेरा और आगे बढ़ा। बस की फर्श ठंडी होने लगी। अब परछाई आर्या से केवल 2 सीटें दूर थी। उसकी गर्दन फिर से अस्वाभाविक रूप से झुककर आर्या की दिशा में लंबी हो गई। लेकिन पीछे की आकृति ने अचानक एक कर्कश ध्वनि निकाली, सावधान करने वाली, जैसे किसी खंडर में चेतावनी दी जा रही हो। परछाई वहीं जम गई। उस आकृति ने अपने धुएं भरे गड्ढों को आर्या पर टिकाया। उसके भीतर भटकते साए तैर रहे थे, जैसे वो कोई पुरानी याद को खोज रहा हो। फिर उसने कहा, तुम्हारे अकेले लौटने की आदत किसी ने पकड़ ली है। आर्या अपने होंठ काटते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया। कभी कभी कुछ ना करना ही बुलावा होता है। बस अचानक हिल गई, जैसे किसी भारी चीज ने उसे बाहर से धक्का दिया हो। अंधेरा पीछे की ओर थोड़ा सा झटका खाकर रुक गया। परछाई पीछे हट गई। ड्राइवर डर के मारे बस से उतरना चाहता था, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब आकृति ने गहरी आवाज में कहा, आज नहीं, अभी नहीं, समय बाकी है। उसने जैसे आदेश दिया, परछाई वहीं से घुलने लगी, धुएं की तरह, बिना आवाज, बिना आकार। पीछे की आकृति फिर अंधेरे में लौटने लगी। उसका शरीर बस की लाइटों में एक बार दमकता हुआ धुआं बना और फिर दरवाजे की दरार में समा गया। ठक, दरवाजा बंद हो गया। बस का इंजन अचानक फिर चालू हुआ। लाइटें जल उठी। सभी यात्री झटके से उठे, जैसे एक लंबी नींद से जागे हों पर उन्हें कुछ याद न हो। सिर्फ आर्या, ड्राइवर और बूढ़ी औरत को सब पता था। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से आर्या का कंधा पकड़ा। ये पहला बुलावा था, अगली बार वो जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। आर्या की रीढ़ में बर्फ उतर गई। किस जगह? उसने फिर पूछा। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, तुम्हारी परछाई के पीछे वाली जगह, जहां कोई खड़ा दिखता नहीं, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ चलता है। बस आगे बढ़ गई, लेकिन वो जगह अब खाली नहीं थी। कारखाने का गलियारा उस रात ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूले हुए देवता ने अपनी सांस रोके रखी हो। मंजूर की टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूमती तो पुरानी मशीनों के साए मानो अंगड़ाइयां लेते दिखते, जैसे वे देर से सोया हुआ कोई जीव हो जिन्हें अचानक किसी ने जगा दिया हो। वो टेबलों के बीच से गुजर रहा था और हर कदम पर लोहे की महीन धूल उसके जूतों से ऐसे चिपक रही थी जैसे कोई अदृश्य उंगली पूछ रही हो, क्यों आए हो? थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे वही टूटी खिड़की दिखी। बाहर से आती हवा का झोंका अंदर आते ही जैसे कमरे की चुप्पी खरोंच देता। जैसे कोई दबी हुई फुसफुसाहट। मंजूर रुक गया। उसने खिड़की की तरफ देखा
और जैसे ही टॉर्च की किरण खिड़की पर पड़ी, कुछ सफ़ेद सा फ्रेम के कोने से हट गया। एक क्षण भर की चमक, एक अस्तित्व जो सिर्फ आधी सेकंड रुका और फिर अंधेरे में घुल गया। दिल की धड़कन सीने में ऐसे कुटी मानो लोहे की चादर मोड़ने की मशीन अचानक चालू हो गई हो। कौन? आवाज इतनी धीमी कि खुद को भी न सुनाई दे, लेकिन जवाब आया किसी दूसरे कोने से, बहुत दूर और बहुत पास से। ठक ठक ठक, जैसे किसी ने धीरे धीरे लोहे पर उंगलियां रगड़ी हों, वैसी आवाज। मंजूर ने टॉर्च सीधी उस दिशा में फेंकी। कुछ नहीं, सिर्फ एक पुरानी मशीन, मोबिल ऑयल की गंध और फर्श पर कोई नमी, जैसे ताज़ा किसी ने पैर घसीटे हों। वो आगे बढ़ा और उसकी टॉर्च का प्रकाश अचानक मध्यम होने लगा, पहले हल्का झिलमिल, फिर बुझने जैसा। अरे नहीं नहीं! मंजूर जानता था कि टॉर्च नहीं है, बैटरी पूरी, फिर भी रोशनी ऐसे थरथरा रही थी जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसकी गर्दन थाम ली हो। तभी पीछे से धीमी परतदार आवाज आई, जैसे 4-5 आवाजें एक साथ बोलने की कोशिश कर रही हों। यहां कोई नहीं बचता। मंजूर घूम गया। टॉर्च अचानक पूरी रोशनी में जल उठी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती चालू कर दिया हो, और रोशनी सीधी पड़ी एक लंबी टेबल के नीचे, जहां लोहे के पुराने हिस्से पड़े थे, लेकिन उनके बीच में किसी के पांव दिखाई दे रहे थे। लंबे, अस्वाभाविक रूप से लंबे, जैसे मानव नहीं बल्कि कोई छाया अपने आकार को खींच कर बैठी हो। पांव धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसक गए, फिर गायब। मंजूर के गले में सूखी हुई हवा फंस गई। वो टेबल की ओर बढ़ा। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे कारखाने का फर्श उसके पैरों को याद कर रहा हो। कौन है? निकल बाहर! इस बार उसकी आवाज करखी थी, लेकिन अंदर खाली पड़ चुकी हिम्मत का पर्दा साफ दिख रहा था। जैसे ही उसने टेबल के नीचे टॉर्च मारी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ खालीपन। उसी क्षण खिड़की में किसी का चेहरा झटका खाकर उभरा, इतना पास, इतना अचानक, जैसे किसी ने कांच के पीछे नाक सटा दी हो। चेहरा, पर चेहरा नहीं, हूबहू मानव जैसा, पर परतें जैसे धुएं की हों, और आंखें काली, लकड़ी के कोयले जैसी, लेकिन भीतर हल्की धड़कती। मंजूर की सांस जैसे किसी ने पकड़ ली, और वो चेहरा मुस्कुराने की कोशिश करता दिखा, मानो जबड़े के जोड़ किसी जंग खाए बोर्ड से बने हों। तू रात में अकेला? आवाज हवा से भी हल्की, मगर कानों के अंदर फंसती हुई। अगले ही पल वह चेहरा खिड़की से हट गया और अंधेरा निगल गया, जैसे कुछ हुआ नहीं हो। मंजूर 2 कदम पीछे हट गया, पर तभी पूरे कारखाने की हर मशीन एक साथ हिल गई। एक छोटी कंपन, जैसे किसी ने सबके नीचे एक ही सांस ली हो, और गलियारे के दूर छोर से एक धात्विक आवाज टूट कर आई। जैसे कोई विशाल दरवाजा खुद से खुल रहा हो। मंजूर ने देखा कारखाने का सबसे पुराना सेक्शन, वही जो पिछले 20 साल से बंद पड़ा था, उसकी शटर अपने आप ऊपर उठ रही थी, धीरे धीरे, जंग की कराह के साथ। और उसके पीछे गहरा अंधेरा, इतना सघन कि लगा जैसे उस अंधेरे के कई परतदार चेहरे उसे घूर रहे हों। उसका दिल कह रहा था, भाग, अभी। लेकिन उसके पैरों ने कहा, देखे बिना नहीं जाएगा। और वो एक डग भरकर उस अंधेरे की ओर बढ़ा, जहां पुराने समय की चीखें शायद अभी भी मशीनों की मोटाई में बंद थीं। बंद पड़े सेक्शन का पेट, जहां अतीत अब भी सांस लेता था। शटर पूरी तरह उठ चुका था। अंधेरा जैसे अपने भीतर किसी और दुनिया का ताप समेटे खड़ा था। मंजूर ने एक लंबी सांस ली, जिसमें लोहे, तेल और किसी अनजानी पुरानी याद की गंध मिली हुई थी, और फिर कदम उस जगह रखा जहां बीते हुए सालों का सन्नाटा जाल की तरह चिपका हुआ था। वहां की हवा भारी थी। ऐसा लगा जैसे उसके भीतर किसी के बोलने की कोशिश के अंश घुले हों, मध्यम, टूटे हुए, दबे हुए, पर फिर भी लगातार। जगह बिल्कुल अलग थी। पुरानी मशीनें दीवार की लाइन में खड़ी थीं, जालों से ढकी हुई। उनकी आकृतियां ऐसे लगती थीं जैसे किसी ने आधी रात में किसी कथा के पात्र बनाकर जमा दिया हो। फर्श पर लोहे की धूल नहीं, बल्कि राख जैसी महीन परत थी, मानो सालों पहले किसी ने यहां बहुत कुछ जलाया हो। मंजूर टॉर्च ऊपर उठाता गया। दीवारों पर उभरे निशान, खरोंचें, गहरे पंजों जैसे घूमती रेखाएं जो किसी के चक्कर काटने की गवाही देती थी। उसका गला सूख गया। अचानक उसे दाहिनी तरफ से टप 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 की आवाज सुनाई दी, पानी जैसा, पर यहां कोई पाइप नहीं था। वो मुड़ा और रोशनी पड़ी एक बड़ी मशीन पर जो आधी जली हुई लग रही थी। मशीन के किनारे से काला तरल गिर रहा था, टपकता हुआ, गाढ़ा, जैसे स्याही और तेल मिला हो। वो पास गया,
उंगली से हल्का सा छूने ही वाला था कि टपकना एकदम रुक गया, बहुत अचानक। मानो उस तरल ने उसकी उपस्थिति पहचान ली हो। मंजूर पीछे हट गया। दिल अब भी सीने में धौंकने की तरह चल रहा था। तभी पीछे से किसी के कदमों की धुन आई, धीमी, शांत, लेकिन बहुत निश्चित। मंजूर ने मुड़कर टॉर्च मारी और रोशनी पड़ी एक कारखाने की दीवार पर। दीवार पर कोई खड़ा था, लेकिन वो मनुष्य नहीं था। न वो धुआं था, न परछाई, बल्कि दोनों के बीच कुछ, एक आकृति जो अपने आप में पूरी नहीं, बल्कि जैसे याद से बनी हो। उसके चेहरे की जगह खालीपन था, सिर्फ एक गड्ढा जैसी जगह, लेकिन अंदर कोई काली चमक हिलती थी। बाहें लंबी, उंगलियां इतनी पतली कि जैसे हवा से तराशी गई हों। वो आकृति दीवार से हल्की सी अलग हुई, जैसे वो वहां चिपकी हुई थी और अब खुद को खींचकर बाहर ला रही हो। हड्डियों की धीमी चरर जैसी आवाज के साथ। मंजूर टॉर्च को कसकर पकड़े रहा। वो आकृति अब उसकी ओर आधा कदम बढ़ी। फर्श पर कोई आवाज नहीं, और तभी एक दूसरी आवाज आई कारखाने के सबसे पुराने कोने से, जहां उन मशीनों की लाइन खत्म होती थी। पीछे मत देख, वो दिख जाता है। ये आवाज इंसानी थी, बहुत धीमी, बहुत थकी और इतनी टूटी कि लगा कोई कई साल बाद बोलने की कोशिश कर रहा हो। मंजूर जम गया, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। आवाज फिर आई, अंदर मत आना था। मंजूर की टॉर्च थरथराने लगी, फिर उसकी किरण उस आकृति पर 2 पल नाचकर फर्श पर गिर गई। आकृति अब मंजूर से मात्र 3 कदम दूर थी। उसका खाली चेहरा हवा की तरफ मुड़ा, जैसे वो उसकी सांसों को सुन रहा हो। और फिर पीछे की सारी मशीनें एक साथ धप 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 करके हिल उठीं, जैसे कोई विशाल चीज उनके अंदर चल रही हो। अचानक मंजूर के दाएं कान के पास कोई ठंडी आवाज फुसफुसाई, एक बार ये देख ले, फिर तू बाहर नहीं जाएगा। वो आकृति और नजदीक आ चुकी थी, अब सिर्फ 3 कदम। मंजूर ने हिम्मत जुटाई, एक झटका मारकर पीछे हटना चाहा, पर उसके पैरों ने जमीन पकड़ ली। अदृश्य जकड़न जैसा, लोहा जैसे उसकी एड़ियों से उगाया हो। आकृति 2 कदम करीब, फिर 1, और जैसे ही वो एकदम पास आने वाली थी, कारखाने की पूरी छत से हजारों चील जैसी आवाजें टूटकर गिरीं। मुंह मत खोले। एक भयानक कंपन से पूरा सेक्शन हिल गया, और वो आकृति अचानक पिघलने लगी, जैसे किसी ने उसके भीतर से रोशनी खींच ली हो। काले धुएं में बदलकर फर्श पर झुकने लगी। मंजूर ने पहली बार अपने पैरों की पकड़ ढीली महसूस की। वो पीछे गिर पड़ा और धप की आवाज कमरे में गूंज गई। अंधेरे में ठिठकी आवाज फिर आई, और अब वो उसके बहुत करीब थी। भाग, नहीं तो वो जाग जाएगा। कौन, कहां, कैसे? पर उसके सवालों के बीच फर्श एक तेज कंपन से कांपने लगा, जैसे इस पूरी जगह के नीचे कोई विशाल असंतुष्ट चीज करवट बदल रही हो। पुरानी मशीनें खुद ब खुद चलने लगीं, लोहे का शोर, गियर का चीखना और कहीं गहराई में किसी के दौड़ने की आवाज। मंजूर ने खुद को समेटा, घुटनों के बल उठा और अंधेरे की ओर भागा जहां से वो आया था। पीछे से किसी की खरोचती चीख गूंजी, लंबी, नंगी और मेटल जैसी। पर वो न रुका न मुड़ा। वो कारखाने के पुराने सेक्शन से बाहर निकल चुका था, पर उसकी रीढ़ पर अब भी किसी की उंगलियां रगड़ रही थीं, जैसे कह रही हों, अभी खत्म नहीं हुआ। जमीन के नीचे की वो सांस जो इंसान नहीं थी। मंजूर मशीनों से भरे उस पुराने सेक्शन से बाहर निकलकर मुख्य हॉल तक पहुंच गया, पर वहां भी हवा बदल चुकी थी, घनी, भारी, और भीतर कोई अंधेरा स्वर छिपाए हुए। पूरे कारखाने में लाइटें हल्की हल्की झपक रही थीं। ट्यूबलाइट के उस टूटे उजाले में मंजूर को दीवारें थोड़ी टेढ़ी लग रही थीं, जैसे वो किसी अदृश्य बोझ के नीचे झुकी हों। उसके कानों में अब भी वो फुसफुसाहट गूंज रही थी, वो जाग जाएगा। कौन, क्यों? मंजूर ने खुद से पूछा, पर जवाब जैसे हवा में फंसा हुआ था। वो ऑफिस की तरफ भागने लगा। शटर तक जाना था, बाहर निकलना था, इस जगह को पीछे छोड़ देना था, इससे पहले कि वो चीज जो भी थी पूरी तरह उठ खड़ी हो। पर 5 कदम ही आगे बढ़ा कि फर्श अचानक उसके पैरों के नीचे से धम से कांप उठा, जैसे नीचे कोई विशालकाय जानवर करवट ले रहा हो या किसी गहरी सुरंग में कोई सांस ले रहा हो। मंजूर लड़खड़ा गया। चारों तरफ की मशीनें एक पल को गूंजीं और फिर शांत हो गईं, जैसे वो भी किसी आदेश का इंतजार कर रही हों। फर्श ने दूसरी बार कांपा, इस बार ज्यादा जोर से। धूल हवा में तैरने लगी, ट्यूबलाइट्स तेजी से टिमटिमाई। और तभी मंजूर ने सुना एक आवाज, जैसे कोई दूर से, बहुत दूर से, दिल की धड़कन की तरह कुछ भारी सा धप धप कर रहा हो। वो आवाज जमीन के अंदर से आ रही थी, गहरी, धीमी, भारी। मंजूर के पैरों में झुनझुनी होने लगी। ये क्या? उसके होंठ खुद ब खुद कांपते हुए बोले,
अचानक दाईं तरफ की एक पुरानी मशीन खुद ब खुद चलने लगी। पहिया घूमने लगा, गियर दांत पीसने लगे और मशीन का मुंह, वो लोहे का चौड़ा भाग, ऐसे खुलने लगा जैसे कोई जबड़ा हो। मंजूर पीछे हट गया। उसकी टॉर्च कांपने लगी। फिर बाएं तरफ की दूसरी मशीन भी चल पड़ी। उसके भीतर लोहा घूम रहा था। अब तीसरी, चौथी, पांचवी, पूरे कारखाने की मशीनें एक साथ जागने लगीं। पर कोई बिजली नहीं गई थी, कोई स्विच नहीं दबा था, कोई इंसान वहां नहीं था। मंजूर का दिल तेजी से धड़कने लगा, आंखें फैल गईं, और तब हॉल के बीच जमीन में एक दरार उभरने लगी। धीरे धीरे फर्श खुद को दो हिस्सों में बांट रहा था। दरार से काला धुआं ऊपर निकला, ठंडा, भारी और किसी गंध से भरा जो इंसान की नहीं थी। मंजूर ने झटके से कुछ कदम पीछे लिए। उसका पैर किसी औजार से टकराया और वो गिर पड़ा। टॉर्च उसके हाथों से छूटकर घूमती हुई दूर गई और वहीं पड़ी दमक रही थी। दरार अब चौड़ी हो चुकी थी और उसके भीतर अंधेरा, जिंदा अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बाहर आने को तैयार हो। अचानक फिर वही आवाज, इस बार बहुत साफ, बहुत पास। मत देख, नहीं तो वो तुझे देख लेगा। मंजूर मुड़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर पड़ी और वहां किसी ने हाथों से कुछ लिखा था, शायद बहुत पहले, खून या किसी काले तरल से। नीचे जो है वो इंसान नहीं, उसे आवाज मत देना, उसे रोशनी पसंद नहीं। मंजूर का गला सूख गया। उसने दरार की ओर देखा। काला धुआं अब और घना हो रहा था और फिर उस दरार के भीतर से दो लंबी हड्डी जैसी उंगलियां बाहर निकलीं। उंगलियां धीरे धीरे फर्श की सतह को छूने लगीं, जैसे कोई पहली बार सालों बाद खुली हवा को महसूस कर रहा हो। उन उंगलियों के छूते ही फर्श पर धुएं की पतली लकीर उठी, मानो उंगलियां ठंडी नहीं, बहुत गर्म हों, या शायद जीवित धातु से बनी हुई। मंजूर पीछे खिसकने लगा। उसकी सांसें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही थीं। उंगलियों के बाद धीरे धीरे एक हाथ बाहर आया। हाथ लंबा, काला और बिल्कुल पतला, ऐसा जैसे किसी ने उसे मोड़कर बनाया हो। फिर दरार और चौड़ी हुई और एक चेहरा नहीं, चेहरे जैसा कुछ अंधेरे से उठने लगा। उसमें आंखें नहीं थीं, नाक नहीं थी, सिर्फ एक गहरा गड्ढा जहां चेहरा होना चाहिए था, जैसे किसी ने माहौल की सारी रोशनी उसमें समेट ली हो। मंजूर वहीं जम गया। उसका शरीर पत्थर हो गया और वो चीज जो किसी भी दुनिया की नहीं लगती थी, धीरे धीरे उस दरार से बाहर उठने लगी। उठते उठते उसने एक आवाज छोड़ी, ऐसी आवाज जिसे सुनकर हड्डियों में ठंड की दरारें पड़ जाएं। ऊपर की दुनिया। मंजूर का दिल धक से रुक गया। वो चीज पूरा ऊपर आने ही वाली थी, तभी अचानक पूरे कारखाने की लाइट धड़ाम से बंद हो गई। पूरा हॉल काले ग्रह की तरह अंधेरी, ठंडी, बहरी चुप्पी में डूब गया और उस अंधेरे में सिर्फ एक एहसास बचा, वो चीज अब बाहर है। लाइट जाते ही कारखाना ऐसा शांत हो गया जैसे किसी ने दुनिया का सांस लेने का स्विच बंद कर दिया हो। हर ओर काली स्याही सी धूप, जिसमें कोई दिशा नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, पर हां, कुछ था, कुछ जो अंधेरे में जाग चुका था। मंजूर वहीं फर्श पर बैठा था। उंगलियां लोहे के फर्श को ऐसे पकड़े थीं जैसे जमीन ही उसकी आखिरी सहारा हो। हवा ठंडी थी, पर उसके गाल पर अचानक एक गर्म लकीर उतर गई, किसी की उंगली जैसी, पर उंगली इतनी लंबी कि उसकी कल्पना भी सहम जाए। उसने झटके से चेहरा पीछे किया। अंधेरा खाली था, या वो खाली दिख रहा था। अचानक उसकी दाईं तरफ जमीन पर हल्की सी चमक हुई, जैसे किसी ने फर्श पर अपनी परछाई रख दी हो, पर यह परछाई इंसानी नहीं थी। इसके किनारे झुर्रीदार थे और उसका आकार लगातार बदल रहा था, फूलता, सिकुड़ता, जैसे वो जिंदा हो। मंजूर ने हड्डियों तक कांपते हुए कहा, कौन है?" एक पल को पूरी हवा हिल गई और फिर उसके कान के बिल्कुल पास एक बेहद धीमी, टूटी, भारी आवाज फुसफुसाई, "ऊपर वालों का नाम क्यों चाहिए?" मंजूर की त्वचा पर हजारों चींटियां दौड़ गईं। वो आवाज न इंसानी थी न जानवर की, जैसे जमीन के नीचे पड़ी कोई पुरानी, भूखी चीज पहली बार बोल रही हो। उसने अपने पैरों को समेटने की कोशिश की, पर तभी उसके टखने पर कुछ लंबी, ठंडी, पतली उंगलियां लिपट गईं और फिर झटके से खींचा। मंजूर एक चीख में फर्श पर आगे की तरफ घिसट गया,
पर अंधेरे में उसे पकड़ने वाली चीज दिखी नहीं, सिर्फ उसके खिंचने की आवाज थी और लोहे पर रगड़ती उसकी एड़ी की आवाज। छोड़, छोड़, छोड़ दे। उसने हाथ आगे बढ़ाए, फर्श पर पड़े एक लोहे के हैंडल को पकड़ा, अपनी पूरी जान से पैर को खींचा और तभी उंगलियां अचानक ढीली हो गईं। वो हैंडल पकड़कर हाँफता हुआ उठा। घुटने कांप रहे थे, पीठ भीग चुकी थी। कारखाना अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो किसी का शरीर लग रहा था। सब तरफ सांस चलती सी सुनाई दे रही थी, गहरी, थकी, पर बहुत बड़ी। अचानक बाएं कोने में कोई चीज खड़ी हो गई। अंधेरे में उसका आकार मुश्किल से दिखाई देता था, पर ऊंचाई लगभग छत तक। उसकी चहलकदमी धूल में हल्की हिलोरें पैदा कर रही थी। हर कदम पर फर्श हल्का हल्का कांपता। मंजूर ने टॉर्च उठाने की कोशिश की। जब रोशनी जली, उसने उसकी किरण उस आकृति पर फेंकी, पर आकृति को रोशनी छूते ही वो अचानक लहर बनकर बिखर गई, जैसे धुआं रोशनी से डरता हो। पर अगले ही पल वो उसके बिल्कुल बाएं खड़ी थी, इतनी नजदीक के मंजूर उसकी सांस महसूस कर सके। सांस नहीं, खालीपन का बहाव महसूस कर सके जो उसकी गर्दन पर उगाया था। उस आकृति का चेहरा अब थोड़ा दिख रहा था। चेहरा नहीं, अंधेरे का गड्ढा, जिसमें रोशनी ऐसे गायब हो रही थी जैसे उसमें कोई अंतहीन कुआं हो। उस गड्ढे में अचानक हल्की सी लहर दौड़ी, जैसे वो मुस्कुराया हो, और फिर उसने बोलना शुरू किया। ऊपर की दुनिया हमेशा नीचे को भूल जाती है, पर नीचे कोई नहीं भूलता। मंजूर पीछे हटने लगा, उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। मैं कौन हूं? उस आकृति ने खुद ही जवाब दिया। जो खोदा गया हो, जो दफनाया गया हो, जो पूरा मरता नहीं। ये कहते ही कारखाने की सारी मशीनें एक साथ गर्जना करने लगीं। चाकू से तेज गेर घूमने लगे, लोहे के ढांचे आपस में टकराने लगे, ड्रम बजने लगे। हर धातु का टुकड़ा ऐसे गूंज रहा था जैसे किसी को याद कर रहा हो। मंजूर डर से एक कदम पीछे गया, पर उसका पैर किसी लूज तार पर पड़ गया। उसका संतुलन बिगड़ा और वो एक मशीन की तरफ झुक पड़ा। मशीन अचानक चालू हो गई, जिसका कोई स्विच नहीं था। मंजूर का हाथ ठीक उसी घूमते हिस्से के पास आ गया। अगर वो अंदर जाता, उसका हाथ बचता नहीं। वो चीखा, पूरा शरीर पीछे फेंका और किसी तरह गिरते गिरते खुद को रोक लिया। ठीक उसी क्षण वो आकृति उसके सामने आई, इतनी पास के मंजूर उसे छू सकता था, पर उसने हाथ पीछे कर लिया। उसकी उंगलियां हवा नहीं, खालीपन काट रही थीं। आकृति बहुत धीमे बोली, ऊपर वालों, तुमने नीचे को जगाया है। मंजूर ने थरथराती आवाज में पूछा, तुम क्या चाहते हो? फर्श जोर से कांप उठा। ट्यूबलाइट की बची हुई रोशनी ने एक बार पूरे हॉल को चमकाया। उस एक सेकंड में मंजूर ने देखा कि उस आकृति के पीछे हजारों हाथ जमीन से ऊपर आ रहे थे, जिनसे धुआं उठ रहा था, जिनकी उंगलियों से जली धातु के टुकड़े चिपके थे, जैसे वो इस कारखाने में कभी दबकर मर गए हों। उन हजारों हाथों के पीछे एक विशाल, अनदेखा चेहरा उठ रहा था, जिसका आकार पूरी हॉल की बराबरी करता था। वो चेहरा जमीन का हिस्सा था, या शायद कारखाने की नसों का, या शायद नीचे की किसी भूखी चीज का असली रूप। आकृति ने मंजूर को देखते हुए कहा, अब तू भी नीचे का हिस्सा बनेगा। और अचानक सारे हाथ एक साथ उसकी तरफ बढ़े। अंधेरा मंजूर के गले तक आ चुका था। वो एक कदम भी और पीछे नहीं हट सकता था। किसी की पकड़ उसके कंधे पर थी, किसी का चेहरा उसकी पीठ के पीछे, किसी की सांस उसके गाल पर। और तभी दूर कहीं कारखाने का अलार्म बजने लगा, तीखी आवाज में, पूरे अंधेरे को चीरता हुआ। अंधेरी आकृति एक पल को रुक गई, हाथ भी ठिठक गए, और जमीन का बड़ा चेहरा धीरे धीरे नीचे खिसकने लगा, जैसे उसे किसी ने रोका हो। अंधेरा अचानक पीछे हटने लगा। मंजूर ने मौका लिया, जोकर अपनी पूरी जान से दौड़ पड़ा। उसके पीछे से हजारों फुसफुसाहटें आईं। भाग मत, तू लौटेगा। वो दरवाजे की तरफ भागा, शटर टकराया, गिरा, उठा और पूरी ताकत से बाहर की हवा में फेंकता हुआ निकल गया। बाहर की हवा साधारण हवा, असली हवा, पर उसकी पीठ पर अभी भी किसी का दबाव था, जैसे कोई छाया उस पर सवार हो, जैसे कारखाना खुद उसे अभी भी थामे हो। वो ठंडे पसीने में डूबा खड़ा रहा, और तभी कारखाने के अंदर से आखिरी आवाज आई, धीमी, कपकपाती, पर साफ, अभी तो परिचय हुआ है। रात का समय किसी अनजाने शिकारी की तरह मेरे चारों ओर घूम रहा था। हवा की नमी अब ठंडी नहीं, चुभन बन चुकी थी। सड़क मुझे उसी दिशा में खींच रही थी जहां से मेरे जीवन का सबसे अजीब
और सबसे भयावह पीछा शुरू हुआ था। वो काला रास्ता जहां हर कदम पर कोई अदृश्य आंखें मुझ पर टिकी थीं। मैं अभी भी दौड़ रही थी, लेकिन अब मेरे पैरों में केवल डर नहीं था, एक क्रोध था। एक लड़की जो ऑफिस से लेट निकलने पर आतंक का शिकार हो जाती है, मैं अब वो लड़की नहीं रहना चाहती थी। मैं लौट रही थी, उसी जगह, उसी मोड़, उसी काले खंबे की तरफ जहां पहली बार किसी अदृश्य उंगली ने मेरे कंधे को छुआ था। सड़क पर वाहनों की आवाजें अब गायब थीं, शहर सो चुका था, और मेरे कदम मुझे एक ऐसी जगह ले आए जिसकी हवा में बासी यादों और मृत इरादों की गंध थी। पुराना फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स। वो टूटी दीवार, वो जंग लगी जाली, और वो घड़ी जो हर रात ठीक 12:31 पर अपने आप बजती थी। शायद मुझसे पहले यहां किसी और के संघर्ष की छाया चिपकी हुई थी। मैंने सीने में गहरी सांस भरी और भीतर कदम रखा। दरवाज़ा, जिसे मैंने धकेला भी नहीं, चरमराते हुए अपने आप खुल गया, जैसे कोई मुझे वापस आने की उम्मीद कर रहा था। मेरे फ़ोन की स्क्रीन बुझ चुकी थी। अंधेरा अब केवल अंधेरा नहीं, एक भाषा लग रहा था, जो मुझे सुन रहा था, समझ रहा था और जवाब भी दे सकता था। भीतर आए मुझे कुछ ही मिनट हुए थे कि सूखे कागजों की आवाज़ आई, पहले हल्की, फिर स्पष्ट, फिर किसी की उंगलियों की तरह व्यवस्थित। मैंने मुड़कर देखा, एक मेज़ पर रखी पुरानी फाइलें अपने आप खुलने लगीं। पन्नों पर वही लड़की की तस्वीर थी, काजल, जो 8 महीने पहले इसी ऑफिस से लेट निकलकर गायब हुई थी। मेरी सांस रुक गई। फाइलों पर लाल अक्षरों में लिखा था, डिलेड एग्जिट, केस ओपन। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। तस्वीरें धीरे धीरे बदलने लगीं। काजल का चेहरा मेरी तरह होने लगा, उसकी आंखें मेरी आंखें बन गईं, उसका होंठ मेरी मुस्कान, और फिर एक क्षण में तस्वीर में मौजूद लड़की पूरी तरह मैं बन चुकी थी। जैसे किसी अदृश्य ताकत ने फाइलों को अपग्रेड करके कहा हो, अब तेरी बारी। मैं पीछे हट गई, लेकिन फाइलों ने खुद को बंद करने के बजाय हवा में उड़ना शुरू किया और एक अजीब आवाज में फुसफुसाते हुए बोले, रुक जा, कहानी अधूरी है। हवा स्थिर हो गई, रोशनी ऐसे बुझ गई जैसे किसी ने गला दबा दिया हो, और फिर कदमों की आहट, धीमी, भारी, नरम, लेकिन डर से भरी। मैंने फैक्ट्री के बीचों बीच खड़े लोहे के टैंक के पीछे छुपते हुए पूछा, तू कौन है? चुप्पी। फिर एक आवाज, जो इंसानी भी थी और नहीं भी। मैं वो हूं जो रास्ता देर से निकलने वालों को घर तक छोड़ने आता हूं। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उजाले में किया, लेकिन वो चेहरा कोई शरीर नहीं, वो सिर एक काले धुएं का बना था, आंखें 2 खाली गड्ढे और आवाज भूली हुई डायरी की तरह टूटी हुई। मैं कांपते हुए बोली, मुझे क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वो हंसा, हल्की, गहरी, कांपती हुई हंसी। तू देर से निकली, समय की सीमा तोड़ी, और मैं उन्हें लेने आता हूं जो रात की सड़क पर अकेले चलते हैं। मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन डर अब उतना नहीं था, कुछ और था। एक समझ कि ये केवल कोई आत्मा नहीं, एक नियम है जो शहर में चले आ रहा है, एक प्रथा है, एक अनकहा करार। मैंने धीरे से पूछा, काजल का क्या हुआ? वो बिल्कुल पास आया, इतना कि मेरी सांस उस पर पड़ती तो धुआं हिलता। उसने कहा, वो भी पूछती रही, और फिर उसने भागना शुरू कर दिया। इस बार उसकी आवाज में कोई हिंसा नहीं थी, सिर्फ एक अजीब उदासी। मैं पीछे हटने के बजाय उसके पास और कदम बढ़ा दिए। डर को उल्टा चलाने जैसा अनुभव था। हर नए कदम में आतंक जल रहा था और साहस उसकी राख पर खड़े फूल जैसा। मैंने कहा, अगर मैं नहीं भागती और ना ही विरोध करती तो क्या होगा? वो एक क्षण के लिए चुप हो गया, जैसे सदियों में पहली बार किसी ने उससे ऐसा प्रश्न पूछा हो। उसने कहा, तब तू बच भी सकती है या हमेशा के लिए यहीं रह भी सकती है। मैंने उसकी आंखों की खाली जगहों में झांका। वहां डर नहीं, बस अंधेरा था, और अंधेरा भी कभी कभी किसी पुराने पहरेदार जैसा होता है, गुनगुनाता हुआ, गुस्सैल, पर अकेला। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे घर जाना है, लेकिन डरकर नहीं। उसने अपनी भुजा, या कहूं भुजा जैसा धुआं मेरे कंधे पर रखा, सर्द पर गर्मियों के दुख जैसी मुलायम। फिर उसने कहा, तो जा, लेकिन आज के बाद अगर किसी रात देर से निकले तो मुड़कर मत देखना। अचानक फैक्ट्री की हर मशीन एक साथ चीखने लगी, जैसे सारी मेटल्स पीड़ा में जाग उठी हों।
धुआं पीछे हटने लगा। उसकी छाया लंबी होती गई, लंबी लंबी, और फिर एक झटके में फटकर हवा में घुल गई। मैंने तेजी से बाहर की ओर कदम बढ़ाए। फैक्ट्री का दरवाज़ा अपने आप बंद होने लगा, लेकिन आखिरी दरार से आती हवा में मुझे वही आवाज़ सुनाई दी, मुड़कर मत देखना। और मैं जानती थी, अगर मैंने एक पल भी जिज्ञासा की तो मेरा जीवन भी किसी पुरानी फाइल का हिस्सा बन जाएगा। मैंने खुद को संभाला और सीधी सड़क पर दौड़ पड़ी। शहर की कुछ दूर जलती लाइट्स मेरे लौटने का स्वागत कर रही थीं, जैसे वे भी मेरी जीत की गवाह हों। घर पहुंचते ही माँ की आवाज़ सुनाई दी, चिंता, डर, स्नेह, सब एक साथ। मैं जिंदा थी और पीछे कोई नहीं, कम से कम मैंने देखा नहीं। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। खिड़की के पर्दों के बीच से आती हल्की धूप में भी रात के साए छिपे थे। मोबाइल में एक नोटिफिकेशन था, यू केम होम लेट लास्ट नाइट, बी केयरफुल। अननोन। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। भेजा गया समय 12:31। वही समय जब फैक्ट्री की घड़ी अपने आप बजती थी। मैंने धीरे से फोन बंद कर दिया और उसकी स्क्रीन पर काले परछाई से उभरते अक्षर जैसे फुसफुसाए, मुड़कर मत देखना।